दोस्तों, कुछ दिन पहले इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट में एक आर्टिकल वायरल हुआ जिसका सिर्फ एक सवाल था। क्या सऊदी अरब इसराइल के वादा की हुई जमीन का हिस्सा है? इस आर्टिकल ने फिर से एक पुराने ख्याल को जिंदा कर दिया, ग्रेटर इजराइल। मगर ये कॉन्सेप्ट असल में क्या है, इसका पहला जिक्र कहाँ मिलता है और आज की सियासत में इसका क्या मतलब बन चुका है? आज की वीडियो में हम इस तमाम हवाले को तारीखी, सियासी और मजहबी पहलुओं से समझेंगे। इस ख्याल की बुनियाद यहूदी मजहबी किताब तोराह में मिलती है। वहां कहा गया है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की नस्ल को वो जमीन वादा की है जो मिस्र के दरिया से लेकर दजला यूफ्रेटिस तक फैलती है। अगर आज के नक्शे पर देखें तो ये इलाका सऊदी अरेबिया, इजराइल, फालस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और इराक के हिस्सन को छू लेता है। लेकिन ये बात कभी भी एक मुसलसल सियासी हकीकत नहीं बनी। यानी यह वादा की हुई जमीन एक मजहबी रिवायत थी, मगर लोगों ने इसे मुख्तलिफ तरीकों से समझा। कुछ ने रूहानी मान लिया, कुछ ने ज़ाहिरी हुदूद समझी। कदीम दौर में हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान के ज़माने में इसराइल की हुदूद बढ़ी, लेकिन वो कभी भी नीले से यूफ्राटिस तक नहीं फैली। सल्तनत टूट गई, लोग बिछड़ गए और ये ख्याल सदियों तक पीछे चला गया। फिर 19वीं सदी के आखिर में ज़ायोनिस्ट मूवमेंट ने पुरानी रिवायत को नई सियासत के साथ जोड़ दिया। ज़ायोनिज्म यूरोपियन यहूदियों की उस तहरीक का नाम था जो फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत बनाना चाहती थी। इस मूवमेंट के फाउंडर थियोडोर हर्सल ने 1859 में अपनी डायरी में पहली दफ़ा ये लिखा कि मुस्तकबिल कि यहूदी रियासत ब्रुक ऑफ इजिप्ट से यूफ्रेटिस तक होनी चाहिए, यानी वही ख्याल ग्रेटर इजराइल। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ब्रिटिश और फ्रेंच पूरी मिडिल ईस्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक तकसीम कर रहे थे, ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने अपना नक्शा पेश किया। इस नक्शे में शामिल थे वेस्ट बैंक, जॉर्डन का पुरकदीम हिस्सा, ईस्ट बैंक, सदर्न लेबनान और साइनाई के हिस्सा जो कि मॉडर्न डे इजिप्ट का हिस्सा है। मगर ब्रिटेन और फ्रांस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसके बावजूद ये वजह हो गया कि ग्रेटर इजराइल का ख्याल सिर्फ किताब तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि सियासी हवास का हिस्सा बन चुका था। ज़ायनिस्ट राइट विंग के लीडर ज़ेव जाबोतिन्स्की ने 1923 में एक मशहूर ऐसे लिखा, द आयरन वॉल। उसका मवाकिफ सीधा था। कॉलोनियल प्रोजेक्ट कभी भी लोकल लोगों की राजामंदी से नहीं होता। अगर हमें रास्ता बनाना है तो हमें एक ऐसी दीवार खड़ी करनी होगी जिसे अरब लोग तोड़ ना सकें। ये सोच बाद में इसराइल की कई सरकारी पॉलिसीज का हिस्सा बनी। इसी जाबोतिन्स्की को आज के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का जमीनी उफूक, आइडियोलॉजिकल फोरफादर माना जाता है। 1948 में इसराइल वजूद में आया, मगर अपने हुदूद कभी डिफाइन नहीं किए। 1948 में इसराइल ने लाखों पैलेस्टीनियंस को निकलकर डेमोग्राफिक मेजॉरिटी बनाई। 1967 के 6 डे वॉर में इसराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, गोलन हाइट्स और सीनाई कैप्चर कर लिया। यूएन ने सीनाई इजिप्ट को वापस करवाया, मगर गोलन हाइट्स आज तक इसराइली कब्जे में है। इस तमाम दौर में इसराइली सोसाइटी का एक हिस्सा ग्रेटर इजराइल का ख्याल जिंदा रखता रहा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे मज़ीद गहराई वाले टॉपिक्स कवर करें, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक क्लिक हमें बहुत हौसला देता है। चलिए वापस चलते हैं। अब वापस उस पॉइंट पर आते हैं जिसने इस पुरानी बहस को जिंदा किया। इसराइल के फर राइट सर्कल्स का ख्याल है कि लेबनान का कुछ हिस्सा ग्रेटर इजराइल का वादाशुदा इलाका है। जब इसराइल ने लेबनान पर हमले बढ़ाए तो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने सदर्न लेबनान के नक्शे पर अरब शहरों के नाम हटाकर हिब्रू नाम रख दिए और उन्हें फ्यूचर जूइश सेटलमेंट्स कहा। ये ख्याल सीधा सीधा नेतन्याहू की कोalition में शामिल मैसियानिक ज़ायोनिस्ट पार्टीज से आता है। जेरूसलम पोस्ट का वायरल आर्टिकल भी इसी हवाले से था, मगर क्रिटिसाइज होने के बाद उसे वेबसाइट से हटा दिया गया। लेबनान की वार के बाद इसराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के आइक एडी ने 1938 में आइक स्ट्रैटेजी पेपर लिखा। इसमें कहा गया अरब मुल्क टेम्पररी हाउस ऑफ कार्ड्स हैं, उनके अंदर एथनिक और सेक्टेरियन फसाद डाले जाएं, सीरिया और इराक को टुकड़ों में बांटा जाए। सिर्फ तब इसराइल को मुस्तकबिल में अमन और अमान मिल सकता है। यानी ये सीधा ग्रेटर इसराइल नहीं, मगर उस तक पहुंचने का रास्ता जरूर था।
नेतन्याहू की करियर पॉलिसीज, इराक वॉर का सपोर्ट। आज हम देख रहे हैं गाजा में 40,000 से ज्यादा कत्ल, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाना इजराइल की तरफ से ही, रीजनल टेंशन्स को हवा देना, असैसिनेशन स्ट्राइक्स। ये सब लोगों को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या इसराइल अब भी एक्सपेंशनिस्ट सोच से चल रहा है? क्या अरब अवम सोचते हैं? ये हमारे जमाने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। आज के दौर में ग्रेटर इसराइल की शब्दाश, फार राइट रिलीजियस ज़ायनिस्ट ग्रुप्स का स्लोगन, वेस्ट बैंक को जूडिया एंड समारिया के एनेक्सेशन की कोशिश, सेटलमेंट्स बढ़ाना, ईस्ट जेरूसलम को इंटीग्रेट करना, मगर इजरायली सोसाइटी का बरहे ए रास्त हिस्सा इससे मुकम्मल इख्तिलाफ भी रखता है। कई लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेटजी इंटरनेशनल आइसोलेशन और लंबे अरसे की जंगों का सबब ही बनेगी। यूएन ने सेटलमेंट एक्सपेंशन को बार बार इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ करार दिया है, मगर जमीन पर हालात नहीं बदले। अरब मुल्कों के पास क्या रास्ते हैं? मजमूई डिप्लोमेसी, अरब लीग, जीसी, यूएन रेजोल्यूशंस को एनफोर्स करवाना, टू स्टेट सॉल्यूशन को जिंदा रखना, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाना, नॉर्मलाइजेशन को प्रेशर पॉइंट की तरह यूज करना। सारी दुनिया जानती है फालस्तीन के मसले का हल बगैर मिडिल ईस्ट में अमन मुमकिन नहीं। क्या इजराइल के पास कुव्वत है? हाँ, मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे इजाज़त देगी? नहीं, बहुत मुश्किल। क्या अरब अवाम इसे कबूल करेंगे? इस 80 साल की प्रोटेस्ट से लगता है बिल्कुल नहीं। क्या इजराइल खुद इसे अफोर्ड कर सकता है? नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ पैलेस्टीनियंस को इंटीग्रेट करना उसके डेमोग्राफिक सिस्टम को हिला देगा। इसलिए ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट ज्यादातर थियोरेटिकली रहने का इम्कान रखता है। आज के दौर में यह बात वाज़ेह होती जा रही है कि ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक मजबूत रिवायत नहीं, बल्कि फर राइट सियासत का नारा बन चुका है। मगर इसके बरक्स अरब अवाम ने इस साल ये साबित कर दिया कि उनका रुझान वहीद एक बात पर है, पैलेस्टीनियन कॉज अब भी उनकी शान और पहचान का हिस्सा है। यूनिटी हमेशा से इंपीरियल कुव्वातों के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है, और आज भी ये बात सच्ची साबित हो रही है। दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके हिसाब से ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट आज की दुनिया को किस तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।